जिंदगी में जो सही काम होता है ना, उसके साथ कोई पहले से निशान थोड़ी लगा होगा कि ये सही काम है। वो भी दिखने में साधारण ही लगेगा। लगभग वैसे जैसे आपके परीक्षा में विकल्प आते हैं, जब विकल्प सामने आते हैं तो उसमें किसी में कोई निशान छोटा सा लगा होता है, ये वाला सही है, ऐसा लगा होता है क्या? सब एक बराबर लगते हैं। वो तो बाद में पता चलता है ना कि किसने सही करा था किसने गलत। वैसे ही जिंदगी में भी जो सही रास्ते होते हैं वो भी उतने ही साधारण लगते हैं जितने की गलत रास्ते। आप सही रास्ते पर चलोगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि वहां इधर उधर से अनारदाना फूटेगा और लोग तालियां बजाएंगे और ढोल नगाड़ा होगा, बधाई हो बधाई हो, अभी अभी आपने एक सही विकल्प चुना है। सही विकल्प भी उतना ही साधारण लगता है जितना कि गलत विकल्प। तो ठीक उसी समय पर कोई आपको बधाई देने या प्रमाण देने नहीं आएगा कि तुमने बिल्कुल ठीक काम किया। सही विकल्प चुनने और उसका परिणाम या प्रमाण पाने में एक फेज लैग होता है, उसको संयम या धैर्य बोलते हैं। सही विकल्प चलो गलत विकल्प चलो, दोनों ही विकल्पों में तत्काल कोई परिणाम नहीं मिलना है, बाहरी परिणाम कोई नहीं मिलना है। परिणाम जब तक आए और आपको भरोसा दे पाए कि हां सही काम किया था, उसमें महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकते हैं। उतने समय तक चुपचाप सही काम बस करना होता है। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं होता जिसको बिल्कुल ना पता हो अपनी जिंदगी में कि अगर मेरे पास ये 5 विकल्प हैं किसी भी क्षेत्र में, तो इन 5 में थोड़ा ऊपर कौन सा है, थोड़ा नीचे कौन सा है। एब्सोल्युटली राइट तो किसी को भी नहीं पता होगा, ना पता हो सकता है। हमेशा आपको जो रिलेटिवली राइट है वो चुनना होता है। 5 विकल्प हैं, उसमें से आपको इतना तो पता होता है ना, थोड़ा सा ये ऊपर है, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा जो रिलेटिवली राइट है, जो थोड़ा सा बेहतर है, उसको चुनो। और जब चुनोगे तो मैं कह रहा हूं कोई ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे कि आपने महान काम कर दिया। पर यही जो रिलेटिवली राइट चीज है, इसको आप जब लगातार चुनते जाते हो तो उसमें एक तरह का कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। उसमें एक चक्र वृद्धि आप पाते हो कि बढ़ोतरी हो रही है। लगभग वैसे जैसे आप जिम जाओ, पहले दिन 2 लोग थे, एक जैसे दिखते थे, एक जिम गया एक जिम नहीं गया, कोई अंतर दिखाई देगा उनमें? दूसरे दिन भी एक गया दूसरा नहीं गया, कोई अंतर दिखाई देगा? तीसरे दिन ये और हो सकता है, जो नहीं जा रहा था वो अपना मजे में घूम रहा है, जो जा रहा है वो कह रहा है यहां दर्द हो रहा है वहां दर्द हो रहा है, तो ऐसा भी लगेगा। तो अंतर दिखाई देना 6 महीने बाद शुरू होगा। और ऐसा तो नहीं है कि आपकी जिंदगी में आप कहो कि पर मैं जानती ही नहीं कि मैं क्या काम चुनूं। अरे भाई, फिर बोल रहा हूं, सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ ऐसा कोई काम किसी को उपलब्ध नहीं होता, लेकिन सबके सामने थोड़े 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 विकल्प होते हैं। उन विकल्पों में ही तुलनात्मक रूप से जो बेहतर हो उसको चुना जाता है। और जब बार बार आप एक तुलनात्मक रूप से बेहतर विकल्प चुनते हो तो कुछ समय बाद आप पाते हो कि आप बहुत आगे निकल आए हो। एक रास्ते पे जा रहे हो, उस पर श्रेय है 2 यूनिट, और एक रास्ते पे जा रहे हो उस पर श्रेय है 3 यूनिट। अब बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है। हम जिस तरह रहते हैं हम कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, 19-20-2-3, 19-20-2-3, कोई इतना तो अंतर है नहीं। उसी 2 को आप जब बार बार चुनोगे तो वो कंपाउंड करेगा। पहली बार चुनोगे तो कहोगे 2 और 3 का ही अंतर था, दूसरी बार चुनोगे तो 4 और 9 हो जाएगा, तीसरी बार चुनोगे तो 8, 27, 16, 81, 5 गुने का अंतर हो गया 4 ही बार में। अभी मुझे अजीब लगता है जब लोग पूछते हैं व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट व्हेन यू डिसाइडेड टू एंटर दिस फील्ड। ये बड़ा अपमानजनक प्रश्न है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि बस एक क्षण था जब कीमत अदा करी होगी, कि बस एक क्षण था जब कोई फैसला लिया होगा। भाई मैंने वो फैसला 1 लाख बार लिया है, रोज लेता हूं। जिंदगी माने विकल्प, चेतना माने चुनाव। मेरे सामने रोज ये विकल्प उपलब्ध होता है कि मैं कह दूं आज मुझे सत्र नहीं लेना, आज मुझे फलाना काम नहीं करना, आज ये नहीं करना वो नहीं करना। जो काम मेरे नहीं है मैं दिन भर वो करता हूं। जो काम मुझे छूने ही नहीं चाहिए, जो काम मेरी गरिमा से मेरे स्थान से नीचे के हैं, मैं वो सारे काम कर रहा हूं पूरे दिन। तो मैं सत्र क्यों लूं? मेरे भीतर भी कोई बच्चा बैठा रहता है, दिन भर ये कराया है ना, नहीं जाओ। रोज चुनना पड़ता है। और कोई पूछे व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर टर्निंग पॉइंट, तो मैं क्या पर्टिकुलर टर्निंग पॉइंट बताऊं? एवरी डे द टर्निंग पॉइंट। हर दिन चुनना पड़ता है। आपको भी हर दिन ही चुनना पड़ेगा। पर्टिकुलर टर्निंग पॉइंट में ऐसा लगता है कि उस दिन उन्होंने तय करा कि आज वो अपना महल त्याग देंगे, फिर देवता वहां पर प्रकट हो गए, उन्होंने पुष्प वर्षा करी। इतना स्पेक्टेकुलर लगता है ना, हटके ड्रामेटिक बिल्कुल।
तो हम सुनना चाहते हैं, फिर जब मैं ये बता दूं तो उसका एनिमेशन और लगा देंगे वीडियो में, इतना वो उसमें और बता दूं मैं कि मैंने जितने भी कॉर्पोरेट कपड़े थे वो त्याग दिए थे और मैं भभूत मल के निकला था अहमदाबाद से। इतना अच्छा लगेगा एकदम, बिल्कुल सेंसेशन। 10 मीडिया वाले यहीं खड़े होंगे माइक लेकर के, बस एक बार भूत बन के दिखाइए। और वैसा कुछ है ही नहीं। आज भी दिन के 5 फैसले लेने होते हैं और 5 को सही लेना होता है। आज से 25 साल पहले भी यही था। अंतहीन यात्रा है, आपको भी करनी है। और उस यात्रा में आपको कदम कदम पर कोई आकर के प्रशस्ति पत्र नहीं देगा, वेल डन, राइट चॉइस। आपका जो गीता एग्जाम होता है उसमें तो फिर भी है आपको कि 1 घंटे बाद आपको पता चल जाता है क्या सही था क्या गलत था। जीवन में तो ऐसा कोई रिजल्ट भी नहीं डिक्लेयर होता। आप बस सही चुनाव करते चलिए श्रद्धा के साथ, और पूछिए नहीं कि परिणाम क्या मिलेगा। आगे चल के धीरे धीरे बिना मांगे परिणाम अपने आप प्रकट होने लगते हैं। ये छोटे छोटे ही निर्णयों से सब कुछ है। मैं क्यों नहीं समझा पा रहा हूं आपको। एक छोटा सा निर्णय है, आपको बोला गया है आज आपको सत्र में बैठना है, आपने टट्टी आ रही है, मैं नहीं जाऊंगा। कहोगे तो छोटा ही सा तो निर्णय है, इतना ही तो करा कि एक सत्र छोड़ दिया। ऐसे ही होता है। कोई बड़े भारी चौराहे आपको नहीं मिलेंगे जीवन में। यही छोटी छोटी बातें होती है। सही जो फैसला कर रहा है उसकी जिंदगी बदल जाएगी, जो गलत फैसला कर रहा है वो बर्बाद हो जाएगा। पिक्चर की स्क्रिप्ट थोड़ी ही है। वहां पे हीरो होता है, वहां हीरो इसलिए बनता है कि उसके सामने मौका था, किसी ने 10 करोड़ उसको दिए कि तू 10 करोड़ ले ले और थोड़ी बेईमानी कर दे, और उसने कहा नहीं मैं एक बहुत बड़ा फैसला कर रहा हूं कि मैं 10 करोड़ नहीं लूंगा और बेईमानी नहीं करूंगा। आपके सामने ऐसा नहीं होगा क्योंकि जिंदगी फिल्मी नहीं होती। आपके सामने पता है क्या होगा, कहीं पे आप 10 रुपए का घपला कर सकते होंगे और आप कहेंगे मुझे घपला नहीं करना। फिल्म में दिखा देंगे कि एक बार 10 करोड़ ठुकराना होता है, जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जिंदगी में 1 करोड़ बाद 10 बार 10 रुपए ठुकराने होते हैं। जिंदगी में 1 करोड़ बार निरंतर फैसले करने होते हैं और 10-10 रुपए का घपला करने से बचना होता है। और इसलिए घपला हो जाता है क्योंकि 1 करोड़ का घपला करे तो भीतर आपके कुछ ग्लानि उठेगी। 10 रुपए घपला करने में आप कहते हैं छोटा सा तो घपला किया है, छोटा सा तो घपला किया है। आप ये नहीं देखते कि वो छोटा घपला आपने 1 करोड़ बार कर दिया, आपने 10 करोड़ घपला कर दिया। ये जो सूक्ष्मता है ना माया की, यही खा जाती है। बड़ी बेईमानी करने से तो ज्यादातर लोग बचेंगे। ये जो रोज रोज की निरंतर छोटी बेईमानियां हैं ये खा रही हैं आपको। आधा घंटा उठने में देरी, काम में गए हैं वहां छोटी 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 लगातार चोरियां, कोई रिपोर्ट भेजनी है वो 45 मिनट देरी से भेज दी, खत्म। कोई फलानी चीज मना है नहीं खानी चाहिए, थोड़ा सा खाया है लाओ दो। कोई काम है जो रोज करना है, रोज करने की जगह हफ्ते में 3 दिन ही करा, और करते तो हैं ऑल्टरनेट डेज पे कर लेते हैं। ये जो छोटी बेईमानियां हैं आपको ये खा रही हैं। जीनी माया यही है। बड़ा बेईमान कहां देखा, कोई देखा है बड़ा भारी बेईमान? बड़ा भारी बेईमान तो फिर वो भी बिरला होता है। हम छोटे बेईमान हैं जो लगातार बेईमानियां करते हैं छोटी छोटी, और वो सब मिलकर एग्रीगेट होकर कंपाउंड होकर बहुत बड़ी बेईमानी बन जाती हैं। हिमालय पर्वत देखे हैं ना, आपको क्या लगता है वो कैसे ऐसे खड़ा हो गया? अचानक एक दिन सोया पड़ा था तो खड़ा हो गया? हाँ, कैसे, ऐसा कैसे हो गया? वो समतल जमीन थी, उसको उठने में करोड़ों साल लगे हैं। वो हर साल इतना इतना उठा है, इतना उठते उठते वो इतना ऊंचा हो गया जितना वो है अभी, और वो अभी भी इतना उतना उठ रहा है हर साल। कुछ इंच अभी भी हिमालय ऊपर उठ जाते हैं, और ये उठने की प्रक्रिया करोड़ों सालों तक चली है, तब जाके वो इतने ऊंचे हुए हैं। नहीं तो वहां पर भी सपाट मैदान था। अगर हिमालय कोई व्यक्ति होता जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती कि तुम बस चप्पे ही पड़े रहना, ऊपर उठना गलत है, तो कहता ऊपर कितना उठा, साल भर में 4 इंच ही तो ऊपर उठा। और साल भर में 4 इंच की बेईमानी करने का नतीजा ये देखो, बेईमानी का क्या तुमने महापर्वत खड़ा कर दिया।
ये और बड़ी समस्या है मेरा शुभचिंतक बनने की। मेरा शुभचिंतक मेरे हिसाब से बनोगे या अपने हिसाब से? अगर मेरे शुभचिंतक हो तो सब भली भांति जानते हो कि क्या उचित है, मैं क्या चाहता हूं, जानते हो ना, तो वो काम करो ना। हाँ, मुझे ज्यादा बोलना पड़ेगा, मेरे इस बिंदु पर आकर शुभचिंतक मत बनो, मुझे अब ज्यादा बोलना पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझे ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर मैं ना बोलूं तो मिशन नहीं आगे बढ़ेगा। पहले तो तुम ऐसे हालात पैदा करो कि मुझे अपना गला फाड़ के भी बोलना पड़े, और फिर जब मैं बोलूं तो कहो अरे नहीं आचार्य जी आप आराम करिए, तो मैं करूंगा क्या आराम? ये मेरे प्रति शुभेच्छा है या पाखंड है? आप भली भांति जानते हो कि कौन सी चीजें हैं जिनके कारण मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ रही है जितनी इतिहास में इसमें तो किसी को ना करनी पड़ी हो। आप वो सारे कारण जानते हो और ये भी जानते हो कि उन कारणों का संबंध आपसे ही है। आप उन कारणों को तो पकड़ के बैठे हो, उनको नहीं हटाओगे, और मुझे लिख के भेजोगे, कोई लिख के आचार्य जी आज सत्र मत लीजिए ना। आचार्य जी तो सत्र नहीं लेंगे, उसके बाद एनरोलमेंट तुम करा लाना, तब तो तुम्हारा देखता हूं कि कितने लोगों को एनरोल कराया। तो आचार्य जी आप इतना क्यों परेशान होते हैं, लोग रजिस्टर नहीं कर रहे, तो इनको छोड़ दीजिए ना। मैं तुमको छोड़ दूंगा तो छूटे हुए थे, तो फिर मिशन किस लिए है? मिशन नहीं भी होता तो वो छूटे हुए थे, बर्बाद हो ही रहे थे, मैं उनको अभी भी छोड़ दूं तो मिशन किस लिए है? अगर तुम सचमुच मेरे शुभचिंतक होते तो मुझसे ये नहीं बोलते कि तुम मेहनत नहीं करो, तुम कहते आप तो करेंगे ही, हमें पता है आप नहीं रुकेंगे। हाँ, आपकी मेहनत कम हो सके इसीलिए आप जितनी मेहनत करते हो आपके बराबर हम भी करेंगे। तुम ये नहीं कहते कि आप मेहनत कर रहे हो साथ में हम भी करेंगे, तुम कहते हो ना हम करेंगे ना आप करिए। तुम शुभचिंतक हो मेरे।